हेलो स्टूडेंट, जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसमें कुछ थ्योरी अवेलेबल करवाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैंने इसमें डिसाइड किया कि यदि आपको मैं थ्योरी अवेलेबल करवाऊंगा तो आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे। तो थ्योरी तो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आपको इसकी एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन उस जो कल अपन ने पढ़ा था उसमें से कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं इसमें यहाँ पे नोट करके मैंने आपके लिए रखी है, ये मैं आपको बता देता हूँ और थोड़ा सा अपना पीछे का रिविजन कर लें। तो थ्योरी की बात ऐसी है कि आपको कहाँ से पढ़नी है बच्चों? एनसीईआरटी से। और याद रखना इस बार का जो माइनर है उसमें जो 45 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से लगभग 35 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से कवर करने के लिए मिलेंगे, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कल हमने कहा था कि इनफर्टिलिटी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ की है कि 2 वर्ष तक मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद भी यदि गर्भधान नहीं होता है तो उसको अपन कहते हैं बंध्यता। क्या कहते हैं बच्चों? बंध्यता कहते हैं इसे। ये बात समझ में आ गई? अभी कल ही समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, आप तो मोर इंटेलिजेंट हो। लेकिन यदि नहीं आई है तो आज आ जाएगी कहाँ पर? तो बावजूद भी यदि गर्भधान नहीं होता है तो इसे क्या कहते हैं? बंध्यता। अब आप आ जाओ कि बंध्यता जो है उस बंध्यता के कारण मैंने आपको कुछ लिखवाए थे। क्या कारण है कि बंध्यता होती है? फटाफट से बोलो, देखिए रिवाइज करो, देखिए फटाफट। क्या कारण थे कि बंध्यता हो सकती है? शारीरिक रूप से, और फटाफट याद करो। पहला शारीरिक, जन्मजात रोगजन्य, रोग के कारण, औषधियों के कारण, या फिर साइकोलॉजिकल। एक और बताया था इम्यूनोलॉजिकल। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए। कौन कौन से? शारीरिक, जन्मजात, प्रतिरक्षात्मक, रोगजन्य, औषधिक और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल। ये कारण आपको याद रखने। अब अपन ने बात की कि ऐसे लोगों के लिए क्या हेल्प की जाए जो लोग संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हेल्प क्या थी? ART, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा अपन क्या करते हैं? संतान पैदा करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे कुछ अपन टेक्निक्स का यूज करते हैं और वो टेक्निक्स क्या करती है? संतान पैदा करने में इन दंपतियों की हेल्प करती है। यहाँ पे लिखा था, मैंने बताया था आपको ओलिगोस्पर्मी। ओलिगोस्पर्मिया के लिए जो यूज लेते हैं वो था बच्चों आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको आप शॉर्ट में AI भी बोल सकते हो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बताया था। IUI ये दूसरा है जिसपे अपन क्या कर रहे हैं? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। देखो कल मैंने आपको कहा था कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में मैंने आपको एक ही बात बताई थी, जिसके अंदर मैंने आपको और लगा के करवाया था कि या तो इंसेमिनेशन कहाँ करवा रहे हैं? वेजाइना में करवा रहे हैं, या कहाँ करवा रहे हैं? यूट्रस में करवा रहे हैं। तो AI जो टेक्निक है उसमें वेजाइना में करवाते हैं, IUI जिसमें है उसमें किस में करवाते हैं? यूटेराइन में करवाते हैं, इसमें यूट्रस के अंदर करवा देते हैं। अब मान लो कि स्पर्म ही अनुपस्थित है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंदर स्पर्म ही नहीं बनते हैं, तो क्या करेंगे? मैंने कहा था कि स्पर्म डोनर होगा, उससे स्पर्म लेंगे और क्या करेंगे? उसको वेजाइना में इंजेक्ट करवाएंगे। अब स्पर्म डोनर कहाँ मिलेगा? इसके लिए बच्चों जैसे प्लांट में बीज बैंक होता है, वैसे इनके लिए भी क्या होता है? स्पर्म बैंक होता है। उसके अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो तरल नाइट्रोजन होती है उसकी उपस्थिति में स्पर्म को क्या रखा जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, और ये स्पर्म क्या करेंगे? फिर यहां से उठाया और डोनर के रूप में हमने उसे लिया और क्या करवा दिया? इन दोनों टेक्निक के द्वारा उसको क्या कर दिया? इंसेमिनेशन करवा दिया। ये तो बात हो गई मेल के लिए कि मेल जो है उस मेल में यदि ऐसी कुछ कंडीशन हो जाती है तो उसके लिए अपन क्या इलाज करेंगे। यदि अपन फीमेल की बात करें तो फीमेल में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो मोस्टली इसमें कारण आपने लिखा है वो है बंध्यता, हार्मोन की कमी के कारण। कौन से हार्मोन ऐसे हैं जिनके कारण से फीमेल में बंध्यता हो सकती है? FSH और LH। मैंने आपको कहा था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके दौरान FSH और LH की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों? ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन के दौरान यदि ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो निषेचन होने की कंडीशन, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। आई बात समझ में? FSH और LH। अब मैंने कल कुछ टेक्निक्स आपको बताई थी, उन्हीं का नाम मैं आपको यहाँ बताऊंगा।
और वो चीजें आपकी कल क्लियर हो गई थी। GIFT गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, IUT दिख रहा है क्या, IUT। ठीक है, ये चीजें अपन ने कल कवर कर ली थी। तो ये चीजें आपको एक बार फिर से दोबारा नोट करनी है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें शॉर्ट तरीके से यहाँ मैंने ऐड कर दी है, तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और ये आपका याद भी हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन बात करें कि मान लो इनफर्टिलिटी से पहले वाला जो अपना टॉपिक हुआ था उसमें अपन ने पढ़ा था बच्चों बर्थ कंट्रोल। क्या पढ़ा था, बर्थ कंट्रोल पढ़ा था। बर्थ कंट्रोल के लिए हमने कहा कि जो संतान है उनकी उत्पत्ति को क्या किया जाए, कंट्रोल। ये कंट्रोल होगा तो जनसंख्या कंट्रोल होगी। ठीक है, जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी तो ये अपना टॉपिक। इसके लिए आपने पढ़ा था परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो, पढ़ा था ना ऐसा। दूसरी एक टेक्निक और बताई थी मैंने, बताओ। चाइल्ड हेल्थ केयर वाला बताया था, RCH, ये 1951, याद तो आ रहा। बर्थ कंट्रोल में आर्टिफिशियल कुछ मेथड्स, कुछ बैरियर्स बताए थे, कुछ टेबलेट्स बताई थी, कुछ ऐसे डिवाइसेस थे जिनको फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो इसके द्वारा अपन क्या कर रहे थे, बर्थ कंट्रोल कर रहे थे। यदि अपन नेचुरल की बात करते हैं कि नेचुरल बर्थ कंट्रोल कैसे होती है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया था। नेचुरल बर्थ कंट्रोल, नेचुरल बर्थ कंट्रोल जो है उसके अंदर क्या याद रखना है आपको कि हमने पूरा जैसे शेड्यूल पढ़ लिया है कि किस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है। तो एक तो ओव्यूलेशन जिस टाइम पे होता है उस दौरान सहवास करने से बचा जाए, या ये देखा जाए कि फीमेल की बॉडी में स्पर्म इंजेक्ट नहीं हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आपको याद रखनी है। कुछ जैसे अपन कह रहे हैं कि एक माँ जो है अपने बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलाती है, उस समय भी ओव्यूलेशन नहीं होता है, फिर कुछ कारणों से हो जाता है। तो नेचुरल जो बर्थ कंट्रोल है उसके सफल होने की जो संभावनाएं हैं वो अपन 100% नहीं कह सकते हैं, किसी कारण उसकी हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें अपनी इस चैप्टर में कवर हो गई है। तो लगभग अपना चैप्टर फिनिश है। आज की क्लास इतनी सी ही होगी क्योंकि अपने पास मैटर ही इतना ही बचा है। आपका कोई डाउट आया नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं वो कल करवा देता। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड आज शायद कल मिल गए होंगे आपको क्वेश्चन बैंक जो DPP थी वो, तो उस DPP को आप हल करना। और NCERT के अब आपके पास में आज और कल का टाइम बचा है, उसके बाद में आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट के लिए आपको तैयारी करनी है। NCERT को कंप्लीट 3rd और 4th वाला चैप्टर आपको ढंग से लाइन टू लाइन पढ़ना है। क्लियर? उसके बाद में देखते हैं कि आपके नंबर कितने क्या है। आई बात समझ में? ये आपके दोनों चैप्टर फिनिश। और इसके बाद में जब सोमवार को आप आओगे तो आपका एक नया माइनर का शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। उसमें अपन आगे जूलॉजी में स्टार्ट करने वाले चैप्टर हैं वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो यदि आपका माइनर हो जाए और माइनर होने के बाद में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत मन करे, तो NCERT उठाना और उसमें 8 नंबर का चैप्टर है। पहले पढ़ा था इवोल्यूशन के जस्ट आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उस चैप्टर को उठाना और उसमें देखना क्या क्या लिखा हुआ है। तो वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना है। धन्यवाद और माइंडर के लिए अच्छा करना।